हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीक स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है 1000+ एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन सीरीज के अंदर प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके हैं। कम्युनिकेशन के ऊपर आज आपके 15 क्वेश्चन कवर करवाने वाला हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक कंसेप्ट से लिए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, तो पूरी वीडियो को देख लेना अच्छे से और कमेंट करते रहना। साथ ही साथ जैसे भी आपको जो क्वेश्चन का जो भी आंसर लगे, मैं तो एक्सप्लेनेशन कर ही दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। उससे पहले आपको बता देता हूं, इस सीरीज को देखने के बेनिफिट है। 1000 से 1500 क्यों एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं इस सीरीज के अंदर। 10 यूनिट है आप लोगों की पेपर 1 की और पेपर 2 की। 10 यूनिट में से 10-10 क्वेश्चन ईच क्लास के अंदर है, लेकिन मैं 15 क्वेश्चन भी डाल देता हूं। साथ में 10 से 15 क्लासेस आपकी होने वाली है। यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। हर क्वेश्चन को विद डीपली एक्सप्लेनेशन समझाया जाता है, ताकि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर किए जा सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन में बी बोथ डैश एंड डैश, कि रीडिंग जब की जाती है, जानकारी को पढ़ा जाता है, उस टाइम पर कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल एंड आउटर, और उसके बाद इनसाइड एंड एक्सटर्नल, इनर एंड आउटर। तो जल्दी से जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। यहां पर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि जानकारी के लिए पढ़ना डैश और डैश दोनों हो सकता है, कि जब भी आप किसी भी जानकारी को इकट्ठा करते हो, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन करके जानकारी लेते हो, उस टाइम पर क्या होता है, किन किन की चीजों का यूज किया जा सकता है। वहां पर यूज किया जा सकता है ऑप्शन नंबर ए का इंटरनल एंड एक्सटर्नल, आंतरिक एंड बाहरी चीजों का यूज किया जा सकता है। देखो, जब भी कोई इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हो, उसके लिए जानकारी लेते हो, तो आपको पता है या तो आपकी कंपनी के अंदर के जो रिसोर्सेज हैं, इंटरनल रिसोर्सेज से आप ले सकते हो, या कंपनी के जो बाहर के रिसोर्सेज हैं, बाहर के इंस्टीट्यूशन है या पब्लिक है, वहां से आप क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकते हो। नंबर 2 क्वेश्चन आपका है कि प्रोफेशनल रीडिंग इज डन विन व्हेन यू नीड टू कंटिन्यू डैश एंड डैश टू डेवलप थिंकिंग स्किल। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी रीडिंग के अंदर, प्रोफेशनल रीडिंग के अंदर यूज की जाती हैं, और आपकी जो कॉग्निटिव थिंकिंग है, आपकी जो डैश थिंकिंग है, उसके द्वारा क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं। लर्निंग एंड स्टडी की बात करते हैं, लर्निंग एंड स्पीकिंग की बात करते हैं, रीड एंड स्पीकिंग की बात करते हैं, स्पीकिंग एंड लिसनिंग की बात करते हैं। यहां पर सबसे बात बड़ी आ रही है आपके सामने प्रोफेशनल रीडिंग की। प्रोफेशनल रीडिंग कर करके हम सारी की सारी चीजें सीखते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हमें उस चीज को लर्न करना चाहिए, उस चीज को सीखना चाहिए। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर दे ही दीजिए, क्योंकि 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही जाएंगे, ये क्योंकि मैंने लर्निंग पहले बोल दिया है। तो लर्निंग के बाद आपको बार बार उस चीज के ऊपर डीपली स्टडी करनी पड़ेगी। स्टडिंग करेंगे तो आपकी जो थिंकिंग है, आपका जो थिंकिंग का लेवल है ना, वो लेवल है आपका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डेवलप होने लग जाएगा। धीरे धीरे आपको अच्छी स्किल प्राप्त होने लग जाएंगी। जिस तरीके से लर्न करके किसी चीज को उसके ऊपर स्टडी करते रहते हो, जिस तरीके मैं मान लो आपको टीच कर रहा हूं, मैं टीच कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, पहले खुद लर्न करूंगा, उन चीजों को अच्छे से सीखूंगा। ठीक है, लर्न करने का मतलब सीखना, अच्छे से सीखना। उसके ऊपर बार बार मैं स्टडी करूंगा, आपको समझाऊंगा, या और तो उससे क्या हो जाएगी, आपकी थिंकिंग और ज्यादा डेवलप हो जाएगी। तो यहां पर सीखना और पढ़ना यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 3 पे बात करते हैं, व्हेन वी रीड अलाउड और कंसंट्रेशन इज डिवाइड बिटवीन डैश एंड डैश। जब आप लाउडली, पहले तो किसी चीज को रीड कर रहे हो, लाउड का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा बोलना। तो कौन कौन से ऑप्शन यहां से राइट हो सकते हैं, कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट हमारा हो सकता है। सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर छुपा है कि जब व्हेन वी रीड, सबसे पहले रीड करेंगे, तो आप हीयरिंग मतलब सुनने वाला ऑप्शन तो डिलीट कर दो। उसके बाद बात करते हैं नंबर, यहां पर भी क्या है, लिसनिंग वाला, कि कानों से सुनते हैं या स्पीक करते हैं, मुंह से बोलते हैं। देखो, जब भी बात करते हैं लिसनिंग की, लिसनिंग का मतलब ही सुनना होता है, हीरिंग का मतलब ही, तो ये ऑप्शन है आपके चलेंगे, क्योंकि यहां पर आप लाउड की बात करते हो, लाउडली किसी चीज को बोल रहे हो, रीड कर रहे हो। तो 2 ऑप्शन आपके पास बचते हैं यहां पर। अब कौन सा है,
सुनने वाला पहला आना चाहिए, रीडिंग वाला, या कौन सा पहले आना चाहिए? देखो कोई भी चीज है, सबसे पहले अगर आप किसी के सामने उसको पढ़ाना चाहते हो तो उस चीज को खुद पढ़ोगे, उस चीज को क्या करोगे, खुद रीड करोगे। रीड करने के बाद ही उस चीज को स्पीक करोगे। आपको पता होगा कि आप पहले बुक से पढ़ते हो, उसके बाद उसको बोल बोल के, जिस तरीके से एग्जाम नजदीक आ जाते थे और रट्टाफिकेशन करते थे ना, वही काम बताया गया है कि आप लाउडली पढ़ते हो और कंसंट्रेशन भी करते हो। तो उसके लिए सबसे पहले हमें रीड करना पड़ता है, तभी तो उसको स्पीक करेंगे ना। तो ये आर एस आपका आंसर हो जाएगा यहां पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कंटेस्ट रेफर टू द सिमिलैरिटी ऑफ बैकग्राउंड बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। डैश जो आपका सिस्टम है वो किस तरीके से दो बैकग्राउंडों को जोड़ता है, किस किस तरीके से, अगर रिसीवर है या जो सेंडर है उनका बैकग्राउंड किस तरीके से उनको अटैच करता है, सिमिलैरिटी किस तरीके से दिखाई जाती है उनके बीच में, कौन कौन सी चीज उनकी समानता दिखा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर किसकी, शारीरिक फिजिकल चीजों की, शारीरिक चीजों की। भाई कोई मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, ये बैकग्राउंड उसका नहीं हो सकता। क्या पता आपका भाई बंधु पतला हो, आप इतने मोटे हो गुब्बारे जैसे, तो वो बात मैटर नहीं करती। वो आपका बैकग्राउंड बिल्कुल भी यहां पर नहीं होता, मतलब मैच करता। उसके बाद बात करते हैं सोशल की। ठीक है, सोशल बैकग्राउंड आपका क्या हो सकता है, मैच करता है या नहीं करता। देखो समाज के अंदर बहुत सारी दुनिया फिरती है, ठीक है ना, समाज के अंदर बहुत सारे लोग हैं, वो अलग अलग सोशल सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। अलग अलग किससे होते हैं, सोशल सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर जो अलग अलग जो आपका सोशल लेवल है वो भी अलग एक दूसरे से हो सकता है। सोशल बैकग्राउंड आपका अलग हो सकता है, लेकिन आप में अच्छी दोस्ती भी हो सकती है। तो सोशल कभी भी आपका सेंडर और रिसीवर का बैकग्राउंड नहीं बताता। देखो कुछ लोग मुस्लिम होते हैं, कुछ सिख होते हैं, कुछ हिंदू होते हैं, कुछ ईसाई होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से अलग अलग हैं। क्या ये आपस में दोस्त नहीं होते? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो बैकग्राउंड आपका सिमिलर होना जरूरी नहीं होता, कंस्ट्रक्ट को रेफर नहीं करता सेंडर और रिसीवर के बीच का। उसके बाद क्रोनोलॉजिकल की बात करते हैं कि एक क्रमबद्ध चीजें होनी चाहिए। ऐसा भी कुछ नहीं है भाई, खुले भी चलते हैं दोस्त, ठीक है ना। यारी दोस्ती सबकी अलग अलग तरीके से चलती रहती है, वो बैकग्राउंड को सिमिलैरिटी के रूप में नहीं दिखा सकती। कल्चर की बात करते हैं, बिल्कुल जी कल्चर की बात करते हैं। चाहे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, इनका कल्चर अलग अलग हो सकता है दोस्ती के मामले के अंदर, ठीक है। ये इनको डिफरेंट बैकग्राउंड का जो सिमिलैरिटी है उनको अलग करने में आपकी ज्यादा हेल्प करती है। क्योंकि मुस्लिम कल्चर है वो चाहे आपका दोस्त है या नहीं है, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड सिस्टम है आपको देखने से पता लग जाएगा। कल्चर के अंदर ही सारी सोशल वाली चीजें भी इंक्लूड हो जाती हैं। तो आपका जो आंसर है यहां पर डी आंसर है। ये मैंने टेलीग्राम के ऊपर आज क्वेश्चन डाला था और इस क्वेश्चन के अंदर 300 लोगों ने आंसर किया है, उसमें से सिर्फ 34% लोगों ने क्या किया है, सही आंसर दिया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं कि डैश रेफर टू ऑल दीज फैक्टर्स, कि यहां पर रेफर किए जाएंगे ऑल दीज फैक्टर, ऐसे फैक्टरों के बारे में बताना है आप लोगों को, ऐसी चीजों के बारे में बताना है आप लोगों को जो कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करते हैं। ऐसी कौन कौन सी चीजें डिस्टर्ब करते हैं? डिस्टर्ब करने का मतलब है कि आपका कम्युनिकेशन है उसके अंदर किसी ना किसी तरीके से बाधा डालते हैं, बैरियर पैदा करते हैं। ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं ये बताओ मुझे, ठीक है। तो इसमें से नॉनसेंस की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद किसकी बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं नॉइस की, नो हेयर की बात करते हैं, नो बॉडी की बात करते हैं। तो कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपके डैश को क्या करती हैं, कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करती हैं। तो यहां पर बात करते हैं, जब ये लास्ट के अंदर भी मैं समझाऊंगा आपको आज इसी क्लास के लास्ट के अंदर कि आप इतने आंसर कर दें। तो नॉइस की बात है, नॉइस किस बंदे ने पहली बार यूज किया था, शिनन एंड वीवर के जो आपका मॉडल है कम्युनिकेशन का उसके अंदर शिनन एंड वीवर ने सबसे पहले नॉइस का जो कंसेप्ट था डेवलप किया था। अब सब लोग आप मुझे बताना कि शिनन एंड जो वीवर था उनका कौन सा मॉडल था, उसका नाम क्या था और वो कब बनाया था, टाइम क्या था, 1900 किस में बनाया था, 1820 ना, कुछ भी जो भी आपका है,
ठीक है, वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर इसी क्लास के डालना है, ताकि आपके और भी कंसेप्ट साथ में क्लियर हो जाएं। यहां से आपका क्वेश्चन बनता है। उसके बाद नंबर 6 क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पर, ड्यूरिंग द टेलीफोन कन्वर्सेशन, कि आप जब टेलीफोन के ऊपर बात करते हो, कई बार देखा है मैंने कि ये क्वेश्चन आपसे भी रिलेटेड है, आप सबसे रिलेटेड है। अगर आप इसका सही आंसर नहीं कर पाए तो मतलब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर तो आप तैयारी अच्छे से करना स्टार्ट कर दें अपनी। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें यहां पर, सबसे पहले जो बात की है यहां पर कि जो आपका टेलीफोन का सिस्टम है उसके ऊपर आप बातचीत कर रहे हो, तो सबसे पहले कि आप बातचीत करते करते उसको लीव एंड कॉल ऑन होल्ड, आप उनकी कॉल को होल्ड पर छोड़ दें। ठीक है, और आप कहीं और काम करते रहें। ठीक है, कोर्टसी की बात करते हैं कि आप विनम्र रहें, एकदम आराम से प्यार से उनसे बात करते रहें। ट्रांसफर द कॉल ऑलवेज डू नॉट मतलब हैंडल इट योरसेल्फ, कि आप कॉल को हमेशा ट्रांसफर करते रहें, किसी भी मैटर को खुद सॉल्व ना करें। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आप कस्टमर केयर के साथ मतलब कोई जॉब वॉब करते हो, उस जॉब वॉब करने के टाइम पर आप हर बार क्या करोगे कि कॉल को होल्ड करके छोड़ दोगे या हर बार किसी और को ट्रांसफर कर दोगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई। आपकी भी जॉब है, बंदे 2-4 बार देखेंगे, हर बार आप किसी की कॉल को दूसरों के ऊपर ट्रांसफर कर रहे हो, तो मतलब आपके अंदर ऐसी स्किल नहीं है, आपके अंदर कोई स्किल नहीं है कि आप दूसरे बंदे को सेटिस्फाई कर पाओ। या कॉल को होल्ड में रख के या काट के भाग जाना, ये नहीं बात बिल्कुल चलने वाली। तो यहां पर जो आपका आंसर है वो कौन सा आंसर हो सकता है? यहां पर जो आपका बी ऑप्शन है कि आप विनम्रता से रहना सीखो, कर्टसी से रहना सीखो, मतलब आप एकदम प्यार से उनसे बात करो, जो भी मैटर है उनका पूछ लो। पहले वाला भी गलत है और तीसरे वाला भी गलत है, तो फोर्थ नंबर आपका आंसर है बिल्कुल ठीक, यहां पर हो जाएगा। उसके बाद यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है विच, ऐसे क्वेश्चन आपको ना असर्शन एंड रीजन के अंदर भी आ जाते हैं, और इस तरीके से ट्रू एंड फॉल्स वाली जो स्टेटमेंट है उस तरीके से भी आपको आ जाते हैं क्वेश्चन। द बेस्ट पॉलिसी इज टू आस्क फॉर द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन और द अदर एंड फर्स्ट बिफोर अनाउंसिंग योर आइडेंटिटी। सबसे पहला बात इन्होंने बोला है कि सबसे अच्छी नीति यह है कि आप अपनी पहचान की घोषणा करने से पहले व्यक्ति या उसकी ओर से जो पहचान है उसकी पूछनी चाहिए या आपको नहीं पूछनी चाहिए। नेवर लीव अ कॉलर ऑन होल्ड, कभी भी फोन करने वाले को ना छोड़े और ना ही होल्ड पर रखें। मतलब आप किसी भी तरीके से कोई भी कॉल वगैरह कर रहे हो ना, तो आपको क्या करना चाहिए, उनको ना तो होल्ड पे रखना चाहिए, कितना भाई अगला 5-10 मिनट वेट करेगा, बाद में आपका कभी वेट नहीं करेगा वो कि भाई बंदे ने जवाब ही नहीं दिया। उसके बाद यहां पर बोली गई है बात की यूज सिंपल लैंग्वेज, अवॉइड जो आपके स्लिंग होती हैं या जो टेक्निकल जो टर्म होती है ना, कठबोली जिसको बोला जाता है हिंदी के अंदर भी, ऐसी भाषा जो टेक्निकल लेवल की होती है जिसको कोई बंदा समझ नहीं सकता, तो वैसी भाषा का अवॉइड करना चाहिए, या टेक्निकल जो टर्म होती हैं उनको भी अवॉइड यहां पर करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी टर्म्स को अवॉइड करें और नेवर उनको कभी छोड़ कर ना जाए। तो कौन सा आंसर आपका सही होगा, जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर कर दें। तो पहले वाला गलत है कि आप अपनी पहचान बिना बात बिना पूछे उसको बता रहे हो या उनसे पूछ रहे हो, तो पहली बात यहां पर गलत हो जाएगी, बी ऑप्शन इज द राइट है। दूसरी दोनों वाली ठीक है कि आपको सिंपल लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, कभी होल्ड पर रख करके नहीं जाना चाहिए और ना ही कॉल को छोड़ना चाहिए, मतलब डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम सुननी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं यहां पर अरेंजिंग द स्टेप इन द SQ3R जो टेक्निक है आपकी, ये टेक्निक के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा आपको। SQR जो 3 टेक्निक है आपकी, 3R टेक्निक है, उसके अंदर कौन सी प्रोसेस काम करती है, किस तरीके से जो प्रोसेस है आपकी काम करने वाली है। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन रहने वाला है वो क्या है, बिल्कुल सिंपल सा है ये, बिल्कुल ही अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो आपका बिल्कुल अरेंजमेंट सही तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन करते हो, सर्वे करते हो, रिकॉल करते हो, रीडिंग करते हो, रिव्यू करते हो। सबसे पहले जो हमारा काम होता है ना SQ3R के अंदर, वो हमारा कौन सा काम होता है? सबसे पहले बात करते हैं किस चीज की, हम सर्वे की, कि हमें कोई ना कोई सर्वे स्टार्ट करना है। सर्वे के बाद जब भी आपने सर्वे स्टार्ट करना है, उसके अंदर क्या करोगे आप, सर्वे करने के बाद आप करोगे वहां जाकर के क्वेश्चन।
क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन करने के बाद आपको क्या रहना चाहिए कि उनकी रीडिंग करोगे, जो क्वेश्चन आप करने वाले हो या जो भी सिस्टम है आपका, ठीक है ना, उनकी रीडिंग वगैरह आप करोगे, ठीक है, उनकी पढ़ना सीखोगे या दूसरों को पढ़ करके बताओगे कि भाई ये पूछा गया इसके अंदर। उसके बाद आगे बात करते हैं यहां पर किस चीज की, रिकॉलिंग की, कि उनको बार बार उसी चीज को दोहराना, याद करवाना। तो रिकॉलिंग यहां पर आपका आरसी आ जाएगा। उसके बाद नंबर 5 पे आप लोग क्या करते हो, किसी भी चीज का रिव्यू करते हो। तो ये प्रोसेस आपको याद रखनी है, एग्जाम के अंदर ये आपकी प्रोसेस है जो आ सकती है डियर फ्रेंड्स, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो राइट वाला है वो आपका डी हो सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं डिफरेंसेस इन वैल्यू एंड, जो परसेप्शन होती है, आपकी सोच होती है या आपके मूल्य होते हैं जो, या आपकी धारणा होती है, विच मे इफेक्ट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज बाय द रिसीवर आर कॉल्ड डैश बैरियर। जो आपकी जो वैल्यू होती हैं, जो परसेप्शन होती है, उनके ऊपर इफेक्ट डाल देती है आपके मैसेज के ऊपर, ठीक है। ऐसी चीज आप लोगों को बतानी है कि जो आपके जो वैल्यू होती हैं, जो परसेप्शन होती है, उनको चेंज कर देती हैं, और साथ ही साथ आपके जो सेंडर या रिसीवर है उसके माइंड के ऊपर वो सीधा इंपैक्ट करती है। एंड टेंडेंसी टू जज, आपको जज करने का, अप्रूवल और डिसअप्रूवल द व्यू ऑफ हिज कार्ड डैश कार्ड, ठीक है। ऐसी कौन कौन सी चीजें आपकी हो सकती हैं। सबसे पहली बात क्या होती है यहां पर, जो आपकी परसेप्शन या सोच को चेंज करती है। देखो, चैनल करेगा आपकी सोच को चेंज? नहीं कर सकता। चैनल तो एक माध्यम है दूसरों से बात करने वाला। इन्वायरमेंट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन यहां पर जो चीज आनी चाहिए वो आपके दिमाग को इफेक्ट करेगी। तो चैनल पहले आ गया तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद नंबर 2 पे बात करते हैं आपका सिमेंटिक बैरियर जो होते हैं। सिमेंटिक वो अलग चीज होती है ना, सिमेंटिक जो आपकी लैंग्वेज के अंदर या और बहुत सारी चीजों के अंदर जो उत्पन्न होते हैं, या आपका कल्चर की अगर बात की जाए भी, कल्चर तो बहुत ही गंभीर चीजें हैं जो आपके माइंड को, आपकी परसेप्शन को, आपकी सोच को चेंज करके रखती है। कल्चर के साथ जो लोग जुड़ जाते हैं वो एक तरीके से अलग ही उनका बिहेवियर होता है। वो अपने कल्चर के लिए कुछ भी नहीं सुन सकते, अपने भगवान के ऊपर आस्था रखते हैं, या मतलब वो सारी चीजें उनके अंदर आने स्टार्ट हो जाती हैं। तो दूसरे वाला ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि कल्चर इसके यहां दिया है और होना चाहिए था नंबर 1 पे। यहां कल्चर हम नहीं फिल कर सकते। नंबर 3 ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो आप इतने अपना आंसर है जो कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। नंबर 3 पे बात करते हैं कल्चर एंड चैनल की। देखो, कल्चर की बात करते हैं। कल्चरल जो चीजें होती हैं आपकी परसेप्शन को दूसरों से अलग बनाती हैं, आपकी वैल्यूज को, आपके नॉर्म्स को, आपके एथिक्स को, सारी की सारी चीजें जो इंटरप्रेट करके, और उनसे ही एक बच्चा या एक स्टूडेंट या एक पर्सन है वो आपके मैसेज को क्या कर देता है, अलग कर देता है, या उसके थ्रू ही आप नई नई सारी चीजें सीखते हो। कल्चर के थ्रू वो आपकी वैल्यू एंड परसेप्शन को बनाता है। उसके बेस पे ही आप हर चीज को जज करते हो, उसके बेस के ऊपर ही आप हर चीज को अप्रूवल या डिसअप्रूवल करते हो। और व्यू ऑफ द कार्ड कि चैनल के माध्यम से जो चीजें आपको मिलती हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा आपका। इन्वायरमेंटल एंड चैनल है वो आपका यहां पर गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर तो बहुत सारी चीजें होती हैं इफेक्ट करने वाली आपको, ठीक है। वो आपकी परसेप्शन से नहीं जुड़ी होती, परसेप्शन से आपका कल्चर जुड़ा होता है, आपके मूल्य जुड़े होते हैं। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल राइट आपका हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नंबर 10 क्वेश्चन की। इफ सॉरी, यूज ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज इज ए लिंग्विस्टिक और डैश बैरियर। जो आप क्या करते हो, एक तरीके का अगर पूछा जाए आपसे कि अगर आप विदेशी भाषा का प्रयोग करते हो तो डैश बैरियर आपके साथ हो सकता है। कौन सा बैरियर ऐसा जो आपके साथ हो सकता है जब आप यूज करते हो फॉरेन की जो लैंग्वेज होती है। मल्टीपल मीनिंग ऑफ वर्ड कैन क्रिएट डैश बैरियर। जो मल्टीपल लैंग्वेज का यूज करने से, मल्टीपल वर्ड यूज करने से कौन सा बैरियर पैदा हो सकता है, कौन सा अवरोध पैदा हो सकता है। लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट
कॉज डैश बैरियर, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट कॉज के कारण जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, कोऑर्डिनेशन के लिए क्या करते हो, जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो तो एकदम से सर बोल देंगे कि कोऑर्डिनेशन के लिए ये चीज की जाती है, और जो दूसरे बच्चे हैं उनको मैं समझा देता हूं कि देखो सबसे पहले जब भी कोई भी काम किया जाता है ना मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है, देखो लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है वो आपके ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट में होगा, डिपार्टमेंट को कौन समझाता है, मैनेजमेंट संभालती है। ठीक है, अब बात करते हैं मैनेजमेंट के अंदर ना बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको मैं इस तरीके से याद करवाता हूं बच्चों को, पोस्ट कार्ड जिसको बोला जाता है। ये मेरे सर ने मुझे सिखाया था, सतीश कुमार सर जी हैं मेरे, उन्होंने मेरे को सिखाया था बीबीए क्लास में, और आज तक मुझे याद है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। पी से बात करते हैं प्लानिंग की, ओ से बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, एस से बात करते हैं स्टाफिंग की, टी से बात करते हैं ट्रेनिंग की, सी से बात करते हैं कंट्रोल की, ए से बात करते हैं अप्रेजल की, आर से बात करते हैं रिक्रूटमेंट की, डी से बात करते हैं डायरेक्शन की। देखो इतनी अच्छी ट्रिक है ये, यहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं किसके अंदर, किसी ग्रुप के कोऑर्डिनेशन को बनाने के लिए। तो आपको देखो 2-4 कंसेप्ट और नए सीखने को मिले हैं, तो यहां से आपका क्वेश्चन एकदम से सॉल्व हो जाता है कि भाई इसके अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा कि कल्चर है उसके कारण जो आपकी लिंग्विस्टिक बैरियर पैदा हो सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेज यूज करोगे, आपका कल्चर अलग है उनका कल्चर अलग है, तो दोनों की लैंग्वेज के अंदर डिफरेंस हो सकते हैं। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो या बाइंग सेलिंग परचेजिंग करते हो, तो आपको लैंग्वेज दूसरे देश की नहीं आती, तो वहां पर जो कल्चर, आपका कल्चर अलग है उनका कल्चर अलग है, वो चीजें आपकी लैंग्वेज के ऊपर इफेक्ट करती हैं। उसके बाद बात करते हैं मल्टीपल मीनिंग ऑफ द वर्ड कैन बी डैश क्रिएट सिमेंटिक, मैंने पीछे भी बताया था आपको, जो लैंग्वेज या आपकी शब्दों से रिलेटेड होते हैं, जो टेक्निकल वर्ड आप यूज करते हो किसी को नहीं पता होता उसके बारे में, और लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट कॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आपका होता है। आपको ये चीज याद कर लेनी है, काम आने वाली है जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं या मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद बात करते हैं राइट एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट it it will help the listener focus on what he is listening and the avoid। देखो सही बात बोली गई है कि जो राइट एनवायरनमेंट है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या होता है, अट्रैक्ट करता है आपको, मतलब ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए कि जो राइट एनवायरनमेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो लिसनर होता है ना वो हर चीज को अवॉइड कर पाता है उसके अंदर, मतलब जो भी उसको क्या होने वाली होती है, डिस्ट्रैक्शन होती है। तो यहां पर देखो 2 ऑप्शन आपके हैं, पहला भी काटा गया, चौथा भी काटा गया, दोनों के अंदर डिस्ट्रैक्शन की बात की गई है, दूसरे और तीसरे के अंदर। तो आगे पढ़ लेते हैं, यहां तो डिस्ट्रैक्शन आएगा कि लिसनिंग करते टाइम आप जो डिस्ट्रैक्शन होती है, अगर शुद्ध वातावरण है, राइट एनवायरनमेंट है, तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा, ध्यान केंद्रित होगा, जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं वो खत्म हो जाएंगी, अवॉइड हो जाएंगी। तो बी एंड 3 वाला तो आंसर आपका सही है, लेकिन आगे 2 ऑप्शन दिए हैं, व्हेन यू आर टू डैश इन्वॉल्व इन द लिसनिंग यू टेंड टू हेयर, मतलब सुनते हो किसी चीज को, व्हाट यू वांट टू हेयर नोट व्हाट इज एक्चुअल से दैट, कि आपको पता नहीं लगता कि भाई जो बंदा बोलना चाह रहा है वो चीज आपको समझ नहीं आ रही। ठीक है ना, जब आप डैश से बचने में मदद करेगा, जब देखो यहां पढ़ के जो हिंदी वाले हैं, जब आप सुनने में बहुत अधिक शामिल होते हैं तो आपको वही सुनता है जो आप सुनना चाहते हैं, ना कि वास्तव में जो कहा जाता है। कई बार क्या होता है कि आपको सारी चीज सुनाई दे रही है, मैं जो समझा रहा हूं ना आपको बिल्कुल प्रॉपर क्लियर आवाज आ रही है, क्योंकि आप एक अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर बैठे हो। तो यहां पर फिजिकल जो आपका डिस्टरबेंस है वो तो नहीं होने वाली, फिजिकली आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला, क्योंकि आपका जो पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्शन वो खत्म हो चुकी हैं, एक अच्छे इन्वायरमेंट में बैठे हो। दूसरी बात है कि जो मैं आपको समझाने वाला हूं, जो मेरी फीलिंग से रिलेटेड है, जो मैं फील करके आपको पढ़ा रहा हूं, कई बार बंदा सुनता ही रहता है, फिजिकली प्रेजेंट रहता है, और जो उसका मेंटली प्रेजेंट नहीं होने के कारण जो इमोशनल को समझ नहीं पाता, जो मैं आपको सुना रहा हूं वो आप सुन रहे हो, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं एक्चुअल में वो चीज आप नहीं समझ पाते, तो उसके कारण आपको क्या होती है, मतलब जो भी आपका मैसेज होता है वो आपका अधूरा रह जाता है। उसके बाद बात करते हैं द लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्ट शुड बी, कि लैंग्वेज की जो रिपोर्ट होती है कैसी होनी चाहिए। नीचे मैंने आसान भाषा में आपको बता रखा है कि किसी भी
बिजनेस की जो लैंग्वेज होती है, उसकी जो रिपोर्ट होती है, उसको कम्युनिकेट किया जाता है दूसरों के साथ, उनको दूसरों के साथ पहुंचाया जाता है उनको, तो वो लैंग्वेज आपकी कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सारे बच्चों को पता रहना चाहिए कि फॉर्मल लैंग्वेज का यूज होना चाहिए, एक तरीके की ऑफिशियली लैंग्वेज जिसको बोला जाता है, कि आपको एक अच्छी फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर जो रिपोर्ट है उसको लिखना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल इंटरनल बहुत सारे जो इन्वेस्टर होते हैं आपकी रिपोर्ट को पढ़ना चाहते हैं और आपकी कंपनी वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वो एक जो आपकी रिपोर्ट होती है, रिटर्न होती है, उसके अंदर यूनिवर्सली कंटेस्ट टेंड टू द स्ट्रक्चर फॉर्म एंड फॉर्मल होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पर्सनल होनी चाहिए। पर्सनल यूज के लिए नहीं बनती रिपोर्ट कभी भी, इम्पर्सनल होनी चाहिए। ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपका बहुत बार आपका क्वेश्चन गलत करवा सकता है कि जो रिपोर्ट होती है वो इम्पर्सनल होती है या पर्सनल। तो इम्पर्सनल होती है, कॉम्प्लेक्स एंड कंटेंट मतलब टेक्निकल लैंग्वेज उसके अंदर अच्छे से यूज कर सकते हो आप, फॉर्मल लैंग्वेज। उसके बाद बात करते हैं नंबर 13 के ऊपर, इफेक्टिव जो पैराफ्रेजिंग अवॉइड किस किस चीजों को करता है, अवॉइड द रिस्क ऑफ डैश, कि कैसे रिस्क को अवॉइड करता है। इफेक्टिव पैराग्राफ क्या होता है या पैराफ्रेजिंग क्या होता है, कि कोई भी चीज को अगर आप लिखते हो उसको अच्छे से प्रेजेंट करते हो, तो इफेक्टिव पैराफ्रेजिंग अवॉइड द रिस्क ऑफ प्लेगरिज्म। ठीक है ना, प्लेगरिज्म क्या होता है, प्लेगरिज्म मैं ये आपको अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, प्लेगरिज्म मतलब साहित्य की चोरी करना, जो भी आपका है। प्लेगरिज्म के अंदर क्या होता है कि आप किसी भी लेखक की जो चोरी कर लेते हो, जो कंटेंट होता है उसको चोरी कर लेते हो, बेईमानी तरीके से यूज करते हो, या जर्नलिस्ट जो होते हैं आपके वो पहले न्यूज लेते हैं किसी से, डिसहोनेस्टी से जो काम किया जाता है। प्लेगरिज्म के अंदर क्या होता है, डिसहोनेस्टी से जो काम किया जाता है। ठीक है, जो आपकी भाषा होती है उस भाषा को आप दूसरों की भाषा से चोरी करते हो, या दूसरों का कंटेंट चोरी करके अपना डाल देते हो। तो ऐसा आजकल तो बहुत होता है ना। तो आगे बात करते हैं नंबर 14 के ऊपर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे, डैश इज द रिलेटेड द कंटेंट टू दैट प्रीवियस एंड फ्यूचर लर्निंग ऑफ द सब्जेक्ट। डैश इज to relate the content to that previous and future learning of the subject, कि डैश विषय के उस पिछले और भविष्य के सीखने के लिए जो सामग्री मिलती है, मतलब जो चीजें आप लोगों ने सीख चुके हो उसको पहले मतलब प्रीवियस चीजों में सीख चुके हो, आने वाली लर्निंग के लिए वो आपके लिए एक सब्जेक्ट का बेस बनती हैं। तो ऐसा किसको बोला जाता है, अभी जल्दी से जल्दी बता दें यहाँ पर जो आपका आंसर हो सकता है। तो यहां पर जो आंसर है कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, और इस क्लास को खत्म होने के बाद भी आप लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, कमेंट बॉक्स के अंदर अपने आंसर डाल सकते हो। तो यहां पर जो आंसर है नंबर 3 वाला है, रिव्यू करते हो, बिल्कुल नहीं। जो फ्यूचर में चीजें हैं उनको रिव्यू नहीं किया जाता, उनको बेस समझकर किसी चीज को जो पढ़ते हैं या आपको कोई चीज सिखाती है वो चीजें रीडिंग करते हो, बिल्कुल रीडिंग तो करेंगे, लेकिन एप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होता है ना, प्रीवियस चीजों को याद करके और फ्यूचर का जो लर्निंग है वो करते हैं, वो होता है रिकॉलिंग। ठीक है, रिकॉल करते हो पुराने कंसेप्टों को याद करके कि मैंने ये सीखा था, इससे ये भी सीखा जा सकता है। तो 3 नंबर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है यहां पर। उसके बाद बात करते हैं यहां पर, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 100 नहीं बोल रहा मैं, लेकिन आपके 99% लोग इस क्वेश्चन को भी गलत करते हैं। आज भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये क्वेश्चन डाला था, और बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन है वो गलत कर रखा है। ठीक है ना, ऐसा लगा लो यार कि 50-50 कर लो, ज्यादा नहीं मैं बोलता, 50-50 कर लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होशियार भी होते हैं ना। तो 50-50 स्टूडेंट कर लो, यहाँ पर 50% स्टूडेंट इसको गलत करते हैं और 50% स्टूडेंट है जो इसको सही करते हैं, वो भी किसमें से, 500 में से। ठीक है, आज के टेलीग्राम चैनल पे आप चेक कर सकते हो। आज का क्वेश्चन जो मैंने डाला है, रीडिंग इज अ प्रोसेस, डैश प्रोसेस की बात करते हैं, कौन सी प्रोसेस हो सकती है रीडिंग। सब लोग एनकोडिंग पे क्यों लगाते हैं भाई, ये बात मुझे बताओ, कि एनकोडिंग के साथ कोई आपका चक्कर वक्कर है क्या, कि आप एनकोडिंग के ऊपर टच कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि रीडिंग है, ये मिक्सअप होता है, लेकिन ज्यादातर जो रीडिंग की प्रोसेस होती है वो कौन सी प्रोसेस होती है, वो डिकोडिंग की प्रोसेस होती है बच्चे, डिकोडिंग की प्रोसेस होती है, याद रखना है आप लोगों को। इसका आंसर नंबर 3 है। और लिसनिंग एंड टॉकिंग की तो बात अलग है, क्योंकि यहां रीडिंग की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आपको समझा देता हूं थोड़ा सा कम्युनिकेशन की प्रोसेस। देखो नॉइस की बात आ गई ना, आपको नॉइस कहां कहां हो सकती है। देखो सबसे पहले एक बंदा होता है सेंडर, सेंडर के बाद
वो क्या करेगा, आपका मैसेज है उसको बनाएगा। उस मैसेज को बनाने के लिए वो क्या करेगा, राइट करेगा कुछ ना कुछ आपके लिए, या कोई अनाउंसमेंट करेगा, कुछ भी करेगा। उस मैसेज को अपने तरीके से बनाएगा, अपनी। जैसे मान लो इस बंदे ने एक मैसेज, इसके दिमाग में कोई आइडिया आया या एक मैसेज आया, उस आइडिया या मैसेज को इस बंदे ने अपनी लैंग्वेज में, जिस तरीके से मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको एक और करवाया था ना यहां पर, कि आप क्या करते हो कि इमोशनली नहीं समझते किसी चीज को। मैं जो चीज आपको समझाना चाहता हूं, मेरे इमोशन नहीं समझ रहे, लेकिन आप सुन रहे हो सारी चीजें चुपचाप, लेकिन जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूं, एक्चुअल बात आपको बताना चाह रहा हूं ना, वो बात आप नहीं समझते, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, आपका दिमाग एकदम सही चल रहा है, लेकिन मेरी इमोशन ही नहीं समझ रहे। वही बात यहां पर है कि अपने इमोशनों को प्रकट करता है ये बंदा। जब भी सेंडर कोई भी मैसेज भेजता है, उसके पीछे जो भी वो सोच रखता है ना, सारे का सारा एज पर दैट आपको बताता है। वो होती है एनकोडिंग, मतलब किसी आइडिया को, अपने आइडिया को एक अच्छे वे में आपके तक लाना, अपनी लैंग्वेज में लोगों को बताना कि भाई ये चीज ऐसे काम करती है, दैट इज कॉल्ड द इनकोडिंग। इनकोडिंग के अंदर भी नॉइज काम करती है, चैनल के अंदर भी, रिसीवर के सामने भी। अब रिसीवर ने जो मैसेज आपके पास जिस तरीके से उस बंदे ने लिख करके भेजा, कुछ भी करके भेजा, ठीक है, अब रिसीवर को वो पहले मैसेज मिलेगा। जैसे आपको कोई भी पार्सल आता है, ठीक है, आपका फोन आ गया आपके पास, नया फोन लिया आपने, ये बंदा सेंड करने वाला है, आपको आइडिया बता दिया इसने, ये नई चीजें हैं, एनकोड कर दिया, एडवर्टाइजमेंट कर दी, कुछ भी चैनल के थ्रू, अमेजोन के थ्रू आपको भेज दिया, आप थे रिसीवर। अब रिसीवर के बाद आप क्या करते हो, जैसे टेक्निकल महात्माइयों और बहुत सारे चैनल है ना यूट्यूब के ऊपर, वो अनबॉक्सिंग करने वाले, तो आपने क्या किया, इस मैसेज को अनबॉक्स किया, और इस मैसेज के लिए जो आपकी सोच थी, इसकी जो सोच थी, इन्होंने तो अपनी एडवर्टाइजमेंट में बता दिया कि भाई ये फीचर है इस फोन के अंदर, ये है, सब कुछ है, वो है, फला फला चीजें हैं। मान लो MI का फोन था, ठीक है, इन्होंने तो अपना प्रचार कर दिया है। अब आप इसके ऊपर क्या रिव्यू दोगे, आप बताओ। वो क्या होता है कि अपनी लैंग्वेज में उस फोन के बारे में पूरा बताना कि ये इतनी बैटरी निकालेगा भाई, अगर ये गेम खेलोगे तो हैंग हो जाएगा, ठीक है, इतनी क्लैरिटी के साथ आपकी वीडियो रिकॉर्ड करेगा। वो सारी चीजें जब अपने रिव्यू में आप बताते हो, दैट इज कॉल्ड द डिकोडिंग, कि आप उस चीजों को खुद पढ़ते हो। देखो कोई भी मैसेज आपके पास आएगा, उसको पढ़ने के बाद 2-3 क्वेश्चन मैं आपको ऐसे करवाए आज, कि सबसे पहले क्या करते हो, किसी भी चीज को, देखो यहां पर एक क्वेश्चन था, किसी भी चीज को सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर सबसे पहले आप रीड करोगे, रीड करने के बाद उसके ऊपर कोई ना कोई बातचीत करोगे। वही चीज यहां पर बताई गई है मेरे भाई, कि जब भी आप किसी भी चीज को लेते हो, ठीक है, लेने के बाद उस चीज को जब भी वो रिसीव करते हो, रिसीव करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया उसके ऊपर दिखाते हो, डिकोड करते हो अपनी लैंग्वेज में, दूसरे बंदे को फीडबैक भेजते हो। यही हमारा पूरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है। और यहां से ऐसे क्वेश्चन निकल करके आते हैं कि रीडिंग इज द क्या है, हमारा डिकोडिंग प्रोसेस है। अगर दोनों दे दिए जाए ना ऐसे करके कि एनकोडिंग है या डिकोडिंग है, तो पहले डिकोडिंग आपका रहेगा, ठीक है, डिकोडिंग के बाद जो आपने मैसेज भेजा फीडबैक के रूप में, दूसरा बंदा उसको पढ़ सकता है, वो फिर बाद की बातें आती हैं कि इनकोड किया हुआ पढ़ लिया या जो भी है। तो आपका सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी मैसेज आपके पास आता है, व्हाट्सएप के ऊपर भी कोई मैसेज आता है, आप उसको पहले रीड करते हो, उसके बाद उसका मतलब निकालते हो कि यार देख कितना घटिया बंदा है, मेरे तो पैसे खा गया, आज ये बंदा ये बोल रहा है मैंने इससे पैसे मांगे हैं। तो बाद में ही आप अपना लगा रहे हो ना, सामने वाले की इमोशन थोड़ी समझ रहे हो ना। तो ये इस तरीके से था आज के क्वेश्चन है, जो 15 क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो भाई इसको लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। डेली डेली के डेली 8 PM के ऊपर ये क्लास आपकी होने वाली है क्विज की जगह पर, ठीक है। जिस बंदे ने क्विज देने हैं वो यहां पर आकर भी दे सकता है, क्योंकि आधा घंटा ही वहां लगता है, आधा घंटा ही यहां लगेगा। यहां पर आपको बेनिफिट होगा कि आपको साथ के साथ मैं क्वेश्चंस के पढ़ा ही रहा हूं, क्योंकि 30 सेकंड वहां पर मिलते हैं आपको, ठीक है। यहां पर 1 मिनट मिल जाता है, यहाँ 30 सेकंड मिल जाते हैं, या 30 सेकंड से थोड़ा 45 सेकंड मिल जाते हैं। टाइम उतना ही लगने वाला है, और 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन आपको मैं यहां पर समझाऊंगा, और आपका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कल 8 बजे।